क्या आपने कभी किसी ढलते हुए सूरज को अपनी आखिरी किरणें बचाने के लिए संघर्ष करते देखा है? आज का यूरोप बिल्कुल वैसा ही है। 24 फरवरी 2022 इतिहास की वो तारीख जब यूरोप की भूमि पर रूस और यूक्रेन संकट की शुरुआत हुई। यूरोप की सर्द भूमि पर यह युद्ध किसी काली लंबी रात की तरह था, जिसने यूरोप को अवसाद यानी डिप्रेशन के मुहाने पर खड़ा कर दिया। ऐसा लगता है कि इस युद्ध ने यूरोप की चमक को हमेशा के लिए फीका कर दिया। यह हमला सिर्फ यूक्रेन पर नहीं था, यह हमला यूरोप के उस अहंकार पर था जो सदियों से दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता आया था। आज लगभग 4 साल होने को आए हैं और दुनिया बदल चुकी है। वाशिंगटन की गद्दी पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है और उनके एक दहाड़ से ब्रुसेल से लेकर पेरिस तक के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। कैसे एक महाद्वीप जिसने कभी पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, आज खुद अपनी अस्मिता बचाने के लिए अमेरिका और रूस के बीच फुटबॉल बना हुआ है। आज फ्रांस के मैक्रॉन, इटली की मेलोनी, जर्मनी के चांसलर की आंखों में चमक नहीं है बल्कि डर है। ये वो महाद्वीप है जिसने दुनिया को लोकतंत्र और मानवाधिकार का पाठ पढ़ाया, लेकिन आज ये खुद अपनी संप्रभुता के लिए तड़प रहा है। और इस तड़प की जड़ में कौन है? जेलेंस्की की एक जिद कि हमें नाटो में जाना है। इस जिद ने हंसते खेलते यूरोप को शमशान में बदल दिया। यूरोपीय यूनियन ने बार बार इनकार किया था कि यूक्रेन को नाटो में नहीं लेंगे। पुतिन ने चेतावनी दी थी कि हमारे दरवाजे पर खतरा मत लाओ, लेकिन जेलेंस्की की जिद कायम रही। नतीजा, यूक्रेन आज खंडहर है और यूरोप के घाव इतने गहरे हैं कि वे अब लाइलाज नजर आते हैं। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट ने यूरोप को आईना दिखा दिया है। यूरोप अपनी ऊर्जा के लिए 40% रूस पर निर्भर था। रूस के तेल और गैस पर निर्भर यूरोप ने अमेरिका के कहने पर अपनी गैस पाइपलाइन काट दी। नॉर्ड स्ट्रीम को धमाकों से उड़ा दिया गया। नतीजा, जर्मनी जो यूरोप का पावर हाउस था, वहाँ आज फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, महंगाई आसमान छू रही है। यूक्रेन तो युद्ध लड़ रहा है, लेकिन आर्थिक मौत यूरोप की हुई है। एक तरह से यह यूरोप की नाल पे हमला है। अमेरिका ने रूस से दूर किया और खुद को महंगी एलएनजी गैस बेचकर अरबों डॉलर, लगभग $70 बिलियन का निर्यात किया। ये 2022 से 25 के बीच का आंकड़ा है। अभी हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का बयान आया, हमें पुतिन से बात करनी चाहिए। मॉस्को टाइम्स की हेडलाइन चीख चीख कर कह रही है कि यूरोप अब हार मान चुका है। बहुत से पत्रकार पूछते हैं, मैडम कल तक तो आप जेलेंस्की के साथ फोटो खिंचवा रही थी, आज पुतिन की याद कैसे आई? जवाब साफ है, ट्रंप का खौफ। ट्रंप ने साफ कह दिया है, नाटो का 2% जीडीपी खर्च करो, वरना रूस हमला करे तो मुझे फोन मत करना। अमेरिका नाटो के कुल बजट का लगभग 70% अकेले वहन करता है। ट्रंप तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड नहीं बेचता तो ताकत के दम पर ले लेंगे। क्या ये वही यूरोप है जो कभी दुनिया के नक्शे बदलता था? आज इसकी हैसियत एक नगर पालिका जितनी रह गई है। जब यूरोप अमेरिका के पीछे दुम हिला रहा था, तब भारत रूस से तेल भी खरीद रहा था और यूक्रेन को मानवीय मदद भी भेज रहा था। आज यूरोप को समझ आया है कि भारत सही था। जब महाशक्तियां टकराती हैं तो बिचौलियों का हाल वही होता है जो आज यूरोप का है। ऊंट के नीचे कुत्ता चलता है तो उसे लगता है कि गाड़ी वो खींच रहा है। यूरोप को लगता था कि उसकी वजह से अमेरिका ताकतवर है। ट्रंप ने एक झटके में बता दिया कि तुम सिर्फ एक मार्केट हो, पार्टनर नहीं। आखिर इसका निष्कर्ष क्या है? क्या यह अंत है? यूरोप का यह पतन केवल राजनीतिक नहीं है, नैतिक भी है। जिस महाद्वीप ने दुनिया को बंटवारे दिए, आज वह खुद अपनी सीमाओं के अंदर असुरक्षित है। मेलोनी बेबस हैं, मैक्रॉन की आवाज में अब वो खनक नहीं रही और जर्मनी का स्वाभिमान अमेरिका के सैन्य अड्डों के नीचे दबा हुआ है। क्या यूरोप फिर से खड़ा हो पाएगा, या फिर हम एक नए अमेरिकी साम्राज्य के उदय के गवाह बन रहे हैं, जहां यूरोप सिर्फ एक पर्यटन स्थल बनकर रहे? भारत के लिए यह गर्व का क्षण है कि हम अपनी विदेश नीति को किसी के हाथों गिरवी नहीं रख रहे हैं। जिस यूरोप ने पूरी दुनिया की हदें और सरहदें तय की थी, वो यूरोप आज एक ऐसी स्थिति में खड़ा हो गया है जहां उसका नसीब, उसका एक तरह से डेस्टिनी कोई और लिख रहा है। यूरोप पूरी दुनिया के अप्रवासियों का एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात की जाए, जहाँ पे ढेर सारे लंबे समय से, दशकों से जहाँ संकट चल रहा है, इराक, सीरिया,
और दुनिया के तमाम ऐसे देश जो आर्थिक और आतंकवादी बदहाली से गुजर रहे हैं। आप चले जाइए यूरोप में, आपको अलग अलग देशों में लेबनान से लेके और युद्धरत फिलिस्तीन तक के लोग मिल जाएंगे। अफ्रीका के लोगों का अंतिम ठिकाना आज यूरोप है। मोरक्को पार करते हुए अफ्रीका में बैठा हुआ हर युवा यूरोप पहुंचने का ख्वाब देखता है। पाकिस्तान से लेके साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप के लाखों करोड़ों युवा यूरोप पहुंचने का ख्वाब देखते हैं। उनके मन में एक ख्वाब है। हरियाणा से लेके पंजाब तक तमाम युवा का ये ख्वाब है कि यूरोप में पहुंच के वो बेहतर जीवन की अपनी तलाश पूरी कर पाएंगे। लेकिन असल में यूरोप अपने ऊपर पड़ रहे लगातार अप्रवासियों के बोझ और खासकर जो उसकी आर्थिक कमर है, एशिया के उभार और अमेरिका के अनवरत चल रहे साम्राज्यवाद से यूरोप की जो बाजार में एक धमक थी, जो पकड़ थी, जो आर्थिक विस्तार था, वो थम सा गया है। अब यूरोप वो यूरोप नहीं है जिस यूरोप की कहानियाँ हम दुनिया में तमाम जगह सुनते थे, अपनी किताबों में पढ़ते थे बचपन में, जो हमारे लिए एक तरह से अगर ऐसा देखा जाए तो अरेबियन नाइट्स की तरह था। वो यूरोप जिसने दुनिया को एक तरह से नई दृष्टि दी, जो दुनिया का अगुआ बना। दुनिया के तमाम देशों में आज जिस तरह के वैल्यूज के साथ वो संस्कृतियां जी रही हैं, वो यूरोप लेके पहुंचा। तमाम दुनिया को लोकतंत्र का निर्यात यूरोप ने किया। लेकिन आज सब कुछ धुंधला हो चुका है। असल में सब कुछ स्याह सा दिखने लगा है। यूरोप की आस टूट रही है। भयानक सांस्कृतिक परिवर्तन है। यूरोप की संस्कृति अप्रवासियों के बोझ तले खतरे में है। यूरोप के तमाम हिस्से आपको ऐसा लगने लगता है कि वहां वो मिनिएचर सा दिखने लगता है। कई जगह कुछ ऐसे हैं जो आपको एक बार भ्रम में डाल देंगे। क्या ये ढाका में खड़े हैं आप, बांग्लादेश में खड़े हैं, पंजाब में खड़े हैं, अफ्रीका के किसी महाद्वीप में खड़े हैं। ढेर सारे ब्लैक्स, ढेर सारे दूसरी कम्युनिटी के लोग पहुंचे हैं। ये विविधता किसी देश की ताकत हो सकती है, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद ये विविधता उस देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। दूसरा, यूरोप के संसाधनों पे जो यूरोपियन मूल के लोग हैं, उनकी घटती आबादी भी एक बहुत बड़ा संकट लेकर आ रही है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट घटती आबादियों की वजह से सस्टेन करना मुश्किल हो गए हैं। यूरोप में प्रोडक्शन पे भी खतरा है और बाज़ार पे भी। आज के कोजागरी में बस इतना ही। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।